ग्रीन टी पीना दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन टी ब्रेन फंक्शंस को तेज़ करने में बहुत हेल्पफुल है। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनके दिमाग के हिस्सों में कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, जिससे मेमोरी रिलेटेड कामों में इम्प्रूवमेंट आता है। आप दिन के किसी भी हिस्से में अपने दिमाग को 3 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल खाली कर दिया करें। अपने दिमाग को खाली करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें और अपनी आंखों को ढीला छोड़ दें और अपने दिमाग से हर किस्म के ख्याल को निकाल दें। ऐसा करने से आपकी ज़हानत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो था कि हमने अपनी इसके लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। यूजुअली एक्सेप्शनली कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी आइंस्टीन नहीं होता। जो इंटेलिजेंट होता है वो डिपेंड करता है वो कितना टाइम दे पाता है, कितना रिहर्सल करता है, कितनी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर पाता है। तो सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज द रजिस्ट्रेशन और सेकंड स्टेज स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द टू थिंग्स, दो बातों पे निर्भर करती है। एक आपका रिहर्सल, टाइम देके उसको बार बार कितनी बार आप रिपीट करते हैं, उसको रिहर्सल करते हैं। और दूसरा नॉलेज इन डेप्थ, कितनी गहराई से पढ़ते हैं। जैसे मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि लोइन क्या होता है और मैंने बताया कि शेर जंगल में रहता है, मांस खाता है, ये तो एक इंफॉर्मेशन हुई। यदि मैं उस बच्चे को बताता हूं कि शेर कैसे दहाड़ता है, कहां रहता है, कैसा उसका परिवार होता है, मैं उस शेर की उसको पिक्चर दिखाता हूं, उसकी आवाज सुनाता हूं, तो ये है नॉलेज इन डेप्थ। इस तरह की मेमोरी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्यादा लॉन्ग लास्ट करती है। तीन दिमाग को एक रजिस्टर या अलमारी की तरह तस्वर करते हैं। अगर रजिस्टर के शुरू में एक फहरिस्त बना के उसमें लिख दिया जाए कि फलां पेज पे फलां बातें लिखी हैं, तो मतलूबा बातों या मवाद को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसी तरह अगर अलमारी में चीज़ें तरतीब से रखी हों तो ढूंढने में आसानी रहती है। इस तरह अगर जहन में भी इसबाक और यादाश्तों को एक तरतीब के साथ जमा किया गया हो तो वो लंबा अरसा याद रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से याद आ जाती हैं। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग करें, यानी एक ही वक्त पे अगर आपका दिमाग सबक भी याद कर रहा है और आप बार बार मोबाइल भी चेक करें या टीवी भी देखते जाएं, तो आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन जाती है उसमें कोई तरतीब नहीं रहती। इसलिए बार बार मोबाइल चेक करने की बजाय 20 मिनट या आधे घंटे के वक्फे के दौरान कोई और काम करें और फिर पूरी अटेंशन के साथ सबक याद करने में लग जाएं। और जिस टेक्निक का जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि वो लड़का इतने ज़्यादा लफ्ज़ों को याद कैसे रखता था, तो उसके पास टेक्निक ये थी कि उससे जो भी लफ्ज़ बताए जाते थे वो फ़ौरन उन्हें कहानी की शक्ल देना शुरू कर देता था। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर उससे बताए गए अल्फाज ये हैं, जैसे बिल्ली, दरवाज़ा, कंप्यूटर, परफ्यूम, कुर्सी और बिजली वगैरह, तो वो उन्हें इस तरह तरतीब देता था। बिल्ली आती है और दरवाजे में से गुजरती है, कंप्यूटर के सामने से गुजरने के बाद फर्श पे रखी हुई परफ्यूम की शीशी गिरा देती है और जाके कुर्सी के नीचे बैठ जाती है, साथ ही एक बिजली की तार पड़ी है। वो लड़का अपनी प्रैक्टिस और टेक्निक की दोहराई की वजह से 25 से ज़्यादा अल्फाज को याद रखने का दावा कर रहा था। अब आप इस टेक्निक को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सबक में 4-5 या इससे भी ज़्यादा तारीखी शख्सियात का जिक्र है तो आप उनके बारे में इस तरह की कोई छोटी सी कहानी गाड़ सकते हैं। पहली बात आप याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ आप किताब में पढ़ते हो तो एक वक्त में 7 से ज़्यादा बातें आप याद नहीं रख सकते। यानी एट वन टाइम यू कैन ओनली स्टोर 7 इंफॉर्मेशंस इन योर माइंड, यानी 7 इंफॉर्मेशन। और यही वजह है, आप बड़े हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं, कभी आप देखिएगा उनके डिजिट 7 से ज़्यादा नहीं होते। अगर 7 से ज़्यादा हो तो उनको ब्रेक कर देते हैं, जिस तरह 042 लगा दिया, 033 कर दिया। तो 7 डिजिट्स आर द ओनली डिजिट्स विच कैन बी रिमेंबर्ड एट वन टाइम। तो आप अपनी मेमोरी के हवाले से ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा कि जब भी कुछ पढ़ते हो आप, तो कोशिश करो कि जब आप वो पढ़ रहे होते हो तो 7 इंफॉर्मेशन जब पूरी हो जाए तो टेक अ ब्रेक। या उनमें कंसंट्रेशन किसी काम के बारे में नहीं पाई जाती, यानी दिमागी तौर पे वो किसी काम पे तवज्जो नहीं दे सकते जैसे उनकी पढ़ाई के मुतल्लक। और ऐसे बच्चे दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं और उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसके बारे में आपको सिर्फ
3 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथिक में एनाकार्डियम एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत ही ऐसी अलामात को फायदा देती है जिनमें याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होती है, उनका कुव्वते फैसला बहुत कमजोर होता है और अपने फैसले में वो 2 राय रखते हूँ, दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा थकन महसूस करते हूँ, भूल जाना उनका मामूल होता है, दिमागी काम करने से वो जल्द थक जाते हैं, उनकी कुव्वते शामे यानी सुनने का अमल भी कमजोर होता है और बाज लोगों के देखने का अमल भी कमजोर होता है। तो ऐसे बच्चों, खसूसी तौर पे वो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद दवाई है। एनाकार्डियम का तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफा लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरी मेडिसिन एसिड फास है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एसिड फास में हाफजा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनको खुराक की कमी होती है और खुराक जुज़े बदन नहीं बनती, दिमागी और जिस्मानी बहुत ज्यादा कमजोरी पाई जाती है और ऐसे मरीज जो गमगीन और उदास रहते हों, बच्चों में बाज़ औक़ात सही अल्फाज तलाश करने में दिक्कत होती है और जिसकी वजह उनकी दिमागी कमजोरी होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए एसिड फास का इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा कुछ देर इस्तेमाल करने से ये तमाम अलामात में फ़ायदा होता है। दोस्तों, नंबर 3 पे जो मेडिसिन वो कालीफास है। कालीफास में दिमागी कमजोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मरीज बहुत ज़्यादा उदास और गमगीन होता है, हाफजा उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसे मरीजों के लिए कालीफास बहुत फ़ायदेमंद दवाई है। होम्योपैथिक में इसका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लिए जा सकते हैं, जो कि 30 ताकत में, और अगर इसको बायोकेमिक में हम इस्तेमाल करें तो इसका तरीका इस्तेमाल कालीफास 6x 4 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा लिए जा सकते हैं, और अगर छोटे बच्चे हों तो उनको 2 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा देने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। Memory and grasping is phenomenal. Is there any mention about better memory power? कि आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इतनी तेज यादाश्त का राज क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हस्ब आदत सवाल को दोहराने के बाद फरमाया, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर आपकी यादाश्त तेज क्यों है, कि आप में कोई कंप्यूटर चिप फिट है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, यादाश्त का राज कुरान मजीद में है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, जब मैं अपना दावती प्रोग्राम मुनक़िद करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी 3 चीजें बताता हूँ। इनमें से पहली चीज ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता और तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें सजा दे तो कौन होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लिहाजा ईमान वालों को अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए पहली चीज अल्लाह ताला पर भरोसा करना है। दूसरी चीज ये है कि कुरान मजीद की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 59 में आया है कि अगर तुम अल्लाह ताला के रास्ते में मेहनत करो, जिहाद करो, जिद्दोजहद करो, कोशिश करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। लिहाजा दूसरी चीज अल्लाह ताला की राह में मेहनत करना है। जबकि तीसरी चीज ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया अल्लाह ताला सूरह नहल की आयत नंबर 34 में, जबकि तीसरा सबब यह है कि अल्लाह ताला ने सूरह नहल की आयत नंबर 43 में फरमाया है, जिसका मफहूम यह है कि अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो उससे पूछो जो जानता है, यानी किसी इल्म वाले से पूछो। लिहाजा तीसरी चीज टेक्निक है, और ये वो है जो हम अपने दावती ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जाकिर यादाश्त तेज करने की टेक्निक क्या है। मैं कहता हूँ कि टेक्निक तो सबसे कम तर चीज है, असल चीज तो अल्लाह ताला पर यकीन करना है, उसकी जात पर भरोसा करना है, और दूसरी चीज अल्लाह ताला की राह में मेहनत और जिद्दोजहद करना है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इस तकनीक को इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सब चीजों से ज्यादा अहम अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, क्योंकि हर काम अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, और अगर आप अल्लाह ताला की राह में जिद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह खुद ब खुद आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा, आपके लिए रास्ते खोल देगा। सिर्फ आपकी यादाश्त ही तेज नहीं हो जाएगी, बल्कि आपके
کاموں میں اور بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کو بہت ساری کامیابیاں بھی ملیں گی، کام میں آسانی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صحیح طریقے سے محنت نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا جہاں تک یادداشت تیز کرنے کی ٹیکنیک کی بات ہے وہ اہم چیز ہے، لیکن ہم 40 دن کا ایک پروگرام رکھتے ہیں جس میں ہم سکھاتے ہیں، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ بھی آرام سے چیپٹر نمبر اور آیت نمبر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے مختلف حصوں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ کیسے لیکچر دیا جاتا ہے، سوال و جواب کا سیشن کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں انہیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی شامل ہوتا ہے اور ان بچوں کی محنت کی وجہ سے ان کی بھی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی فرمایا جہاں تک قرآن مجید کی کسی آیت کی بات ہے کہ کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جس کا یادداشت سے تعلق ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، اور وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ آیتیں وہ دعا ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دین کا پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا۔ فرعون کے پاس جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہ ہکلا کر بات کرتے تھے تو یہ دعا پڑھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اور جو لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں بھی ہکلا کر بات کرتا تھا۔ میں اپنے بچپن میں ایک خواب تو دیکھ سکتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سرجن بنوں، لیکن میں چند لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں ہکلا کر بات کرتا تھا۔ جب کوئی مجھ سے میرا نام بھی پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میرا نام ذاکر ہے، یعنی میں ہکلا کر بات کرتا تھا۔ لیکن جب میں دعوت کے شعبے میں آیا تو میرا ہکلانا خود بخود ختم ہو گیا اور اللہ رب العزت کے فضل سے میں ہزاروں لوگوں کے سامنے، لاکھوں لوگوں کے سامنے لیکچر دے سکتا ہوں اور ہکلاتا بھی نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے فریضہ کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان سے لکنت ختم کر دے تاکہ لوگ زیادہ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لہٰذا میں بھی لیکچر دینے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرے فریضہ کو آسان کر دے اور میری زبان کو رواں کر دے۔ لہٰذا یہ دعا ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے یادداشت کے لیے بھی، لیکن اصل چیز اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے اور اس کی راہ میں جد و جہد اور محنت اور کوشش کرنا ہے، لیکن یاد رہے اس جد و جہد کا رخ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی جد و جہد کسی اور سمت میں جا رہی ہے اور آپ اسے دین سمجھ رہے ہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ناظرین، یادداشت خشک میوجات وغیرہ کھانے سے، پھلوں کا استعمال کرنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے سے بھی یادداشت پر بہت فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کی یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ان لوگوں کی یادداشت بھی تیز ہوتی ہے جو کھانا کم کھاتے ہیں۔ کم کھانے سے مراد اتنا کھانا ہے کہ پیٹ بھر سکیں، یعنی حد سے زیادہ نہ کھاتے رہیں، کیونکہ حد سے زیادہ کھانا ویسے بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور دماغ کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، اور یادداشت بھی اچھی نہیں رہتی۔ سائنس تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح ورزش کرنے سے انسان کا جسم چاقو چوبند اور مضبوط ہوتا ہے، مزید چست ہوتا ہے، اسی طرح دماغ کو جتنا استعمال کیا جائے دماغ اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آج تک سب سے زیادہ استعمال ہونے والا دماغ آئنسٹائن کا تھا اور وہ بھی صرف 4% استعمال ہوا تھا، لیکن یہ تو وہ شخص تھا جس کا دماغ چیک کیا گیا تھا۔ مسلمانوں میں ایسے ذہین علماء پڑے ہیں کہ وہ آئنسٹائن سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ لہذا دماغ کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے اتنا زیادہ تیز اور صحت مند ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی یادداشت بے حد تیز تھی، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت آپ کی یادداشت اتنی تیز کیسے ہے؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلانی چیز کھانے سے یا فلانی ورزش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، نامحرموں کو مت دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ میرے حافظے کا راز یہ ہے کہ میں نامحرموں کو نہیں دیکھتا۔ جب نامحرموں کو نہیں دیکھا جاتا تو اللہ تعالیٰ یادداشت میں فرق ڈال دیتے ہیں، لہذا اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، غلط چیزیں نہ دیکھو۔